फैक्टर्स ड्राइविंग द ग्रोइंग डिमांड फॉर एश्योरेंस। क्यों चाहिए एश्योरेंस, कैसे डेवलपमेंट हुआ एश्योरेंस का? तो पहला, रैपिड एक्सपेंशन इंफॉर्मेशन, यानी कि सिस्टम्स जो हैं अब कैप्चर करते हैं प्रोसेस, लार्ज वॉल्यूम में इंफॉर्मेशन को डिलीवर करते हैं, जिससे कि एश्योरेंस हेल्प करता है रिलेवेंसी देने में, रिलायबिलिटी देने में, आपको एक्यूरेसी देता है डाटा की, तो जिससे मदद होती है। तो इससे भी लोगों को हुआ कि भाई एश्योरेंस चाहिए। चेंजिंग इन्फॉर्मेशन नीड्स। अब जो बिजनेस और कंज्यूमर्स हैं वो इन्फॉर्मेटेड ओवरलोड फील करते हैं, यानी कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं कैसे एनालाइज करूँ, तो उन्हें ओवरलोड फील होता है। तो एश्योरेंस जो है उन्हें एक कंक्लूजन में बताया। एश्योरेंस के बहुत सारे नाम है, श्योरिटी, ओपिनियन, कंक्लूजन, नो गारंटी। एश्योरेंस के नाम है ये। तो एश्योरेंस क्या दे रहा है? कंक्लूजन। दैट्स व्हाट पीपल आर नीडिंग, दैट्स व्हाट द बिजनेस people, that's what the consumers are requiring, are asking for. They're asking the assurance, they're asking the conclusion on the information overload. वो नहीं झेल पा रहे लोड को, उन्हें एक फाइनल लाइन चाहिए, और वो ऑडिटर देगा, वो अश्योरेंस के थ्रू मिलेगा। ऑडिटर ही नहीं देगा, मतलब अगर वो एफएस है तो एफएस का अश्योरेंस है तो वो ऑडिटर देगा, अदरवाइज अश्योरेंस और भी हो सकता है। मैंने बताया था कि वो सबसेट है, ऑडिट सिर्फ एक सबसेट है अश्योरेंस का। ओके, कमिंग ऑन टू द थिंग, डिसीजन मेकिंग डिमांड्स मतलब आपको डिसीजंस बनाने होते हैं, आपको कॉन्फिडेंस इन्हांस करना होता है। वो कैसे होता है? अगेन एश्योरेंस से होता है। जैसे कि बताया था कि फ़ोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, डेटा सिक्योर है या नहीं है, एफएस सही है या नहीं है, मुझे कैसे पता लगेगा? एश्योरेंस के थ्रू। और अगर एफएस की बात कर रहे हैं तो एश्योरेंस मिलेगा ऑडिटर से। डिसीजन मेकिंग डिमांड मतलब इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी, स्टेक होल्डर्स रिक्वायर टाइमली एंड रेलेवेंट डेटा सच एज बजट्स, कैश फ्लो फोरकास्ट, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट्स ऑफ अ कंपनी टू अवॉइड सरप्राइजेस लेटर आफ्टर इन्वेस्टिंग। मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, अब मेरे को पता लगे यार ये तो कंपनी का दिवाला निकला पड़ा, ये तो झूठ बोल रहे हैं भाई, मेरे को कैसे पता लगेगा कि जो बोल रहे हैं वो सही है? एक ऑडिटर के थ्रू, एक अश्योरेंस के थ्रू। मेरे को डिसीजन लेना है, मैं इन्वेस्ट करूँ ना करूँ, कैसे पता लगेगा? ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू, जिसमें उसका ओपिनियन होगा कि ये लोगों ने सही, ट्रू और फेयर एफएस दिए, तब उस पर मैं डिसीजन लूँगी उसके बेसिस पे कि मैं इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ। तो अश्योरेंस क्या दे रहा है आपको? कॉन्फिडेंस दे रहा है, रिलायबिलिटी दे रहा है कि आप डिसीजन लो, इसके बेसिस पे लो। अगर बोला है कि ट्रू और फेयर नहीं है तो मत करो ना इन्वेस्ट। अच्छा, एक चीज़ इसमें छोटी सी कि जैसे कि उन्हें पता लगता है रेलेवेंट डेटा सच बजट्स, कैश फ्लो फोरकास्ट, कि कैश फ्लो का फोरकास्ट होता है कि कितना फ्लो रहने वाला है आगे, मतलब वो अभी के बेसिस पे आगे थोड़ा सा फोरकास्टिंग करते हैं कि आगे का क्या सिनेरियो रह सकता है। इसमें ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट भी आता है। ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट का मतलब होता है इट्स लाइक जो बैकग्राउंड चेक है, फुल बॉडी स्कैन करते हैं कंपनी का, ताकि बाद में यू डोंट गेट टू सरप्राइज, ऐसी कोई चीज़ ना हो। तो ड्यू डिलिजेंस मतलब कि सब सही है ना, बैकग्राउंड से चेक करेंगे पूछा-पाछी करके ना। बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं कि एश्योरेंस की क्यों नीड है, एक तो बता दिया अभी बहुत सारे, जैसे कि डिमांड का बताया, इन्फॉर्मेशन का एक्सपैंड होना बताया, इन्फॉर्मेशन नीड्स बदल रही है, लोड बढ़ रहा है, तो एश्योरेंस कंक्लूजन चाहिए। एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की वजह से, क्यों भाई? क्योंकि अब जो है ऑटोमेशन, इंटरनेट, डेटा एनालिटिक्स, इन सब की ग्रोथ हो रही है, तो एश्योरेंस हेल्प करता है नए सिस्टम्स को वैलिडेट रख के, अपडेटेड रखने में, आउटडेटेड नहीं, ठीक है। चेंजिंग शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशंस बदल रही हैं अब शेयर होल्डर की, तो वो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यू कैन ऐड मेनी सच पॉइंट्स। ग्लोबलाइजेशन, जिससे कि बाहर की कंट्री के लोगों को भी ऑडिट रिपोर्ट्स के थ्रू एश्योरेंस मिलेगी आपके बारे में, तो दे वुड बी इवन थिंकिंग अबाउट यू, हाँ ये तो कितने सही है, दे एक्चुअली प्रोवाइड द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ व्हाट एवर दे आर डूइंग। देयर आर लॉट ऑफ मोर पॉइंट्स लाइक इंक्रीजिंग अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि वो आप पे अपना ट्रस्ट देते हैं, मतलब सॉरी, assurance enhances trust in both financial as well as non-financial disclosure. That means assurance जो है वो लोगों को ट्रस्ट दिलवाता है आपके ऊपर। आप अगर कंपनी हो, आपने एफएस दी है, आप बोल रहे हो मैंने ट्रू और फेयर दी है, तो कंपनी वुड ओनली ट्रस्ट यू इफ द ऑडिट रिपोर्ट सेज द सेम थिंग एज यू हैव सेड और यू हैव मेंशन्ड। अब अश्योरेंस, जैसे कि मैंने बताया था कि ऑडिट रिपोर्ट में जो ओपिनियन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड, ट्रू और फेयर है या नहीं है वो पता लगता है। तो लेवल ऑफ अश्योरेंस भी होता है। अश्योरेंस के दो लेवल होते हैं, एक होता है रीजनेबल, एक होता है लिमिटेड। इट्स दैट रीजनेबल अश्योरेंस आर द डिटेल टेस्टिंग एक्चुअली, तो ये 100% एब्सोल्यूट नहीं होती हैं। That is a high but not absolute level of assurance that the FS are free from material misstatements or not. It is given as a positive statement in the auditor's report कि वो बताते हैं फॉर एग्जाम्पल ट्रू और फेयर व्यू है या नहीं है, तो वो एब्सोल्यूट नहीं होती, लेकिन इसमें टेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब सब्सटैंटिव टेस्टिंग करते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोसीजर्स को यूज़ किया जाता है, फीस ज़्यादा लगती है, टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि सब कुछ डिटेल में हो रहा है। दैट इज़ रीजनेबली वो आपको अश्योरेंस देंगे सब कुछ चेक करने के बाद। अब इसकी लिमिटेशंस या कॉन्स अगर मैं बोलूँ तो क्या है, ऑडिट जो एविडेंस है वो पर्सुएसिव होता है। पर्सुएसिव रेफर्स टू इतना कन्विंसिंग होता है कि आप उस पर डिपेंड कर सकते हो, दैट इज इट इज कन्विंसिंग इनफ टू रिलाई ऑन। कंक्लूजन नहीं देगा आपको, बट आप उस पर रिलाई कर सकते हो। जजमेंट जो है नीडेड होती है इसके लिए। मैनेजमेंट में विद होल्ड द इन्फॉर्मेशन, दैट इज मैनेजमेंट क्या पता आपसे कोई इन्फॉर्मेशन छुपा ले तो आप क्या उखाड़ लोगे, आप कुछ नहीं कर सकते ना। दैट मीन्स फ्रॉड में बी
ओके नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉड में भी डेलिबरेटली कंसील्ड, क्या पता फ्रॉड जो है वो जान के छुपा रहे हैं, कॉल्यूट कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, दैट इज एम्प्लॉइज को जो है उनके साथ मिलकर। अगर एक स्टेप आता है ऑडिट प्रोसीजर में, दिस इज इंक्वायरी, जब ऑडिटर जो है वो इंक्वायरी करता है स्टाफ से, तो क्या पता मैनेजमेंट ने कहा हो कि मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोलना, विच इज़ वेरी कॉमन इन टुडेज वर्ल्ड, इन टुडेज जनरेशन, एवरीवन नो हाउ टू मेक द वर्ल्ड, टू मेक द कंट्री इवन मोर करप्टेड, और हाउ टू मैनिपुलेट थिंग्स, एवरीवन नोस टुडे। तो दे कैन कम into the deals जहाँ पर उनको benefit हो, they might conceal the informations, they might conceal the information related to the fraud। तो ये limitation तो हर केस में रहेगी। अब अगर हम बात करें दूसरे लेवल ऑफ एश्योरेंस यानी कि लिमिटेड एश्योरेंस की, तो इसमें आपके कम से कम प्रोसीजर्स यूज़ होते हैं, डिटेल टेस्टिंग नहीं होती है, और इसमें वो लोग ये भी बोल सकते हैं कि नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेस अस टू बिलीव दैट इफ इज प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट। जैसे कि मैंने बताया था कि एविडेंस जब कम पड़ जाते हैं तो जो ऑडिटर है वो ओपिनियन ऐसा पास ऑन करता है कि मेरे को नहीं पता कि ये सही है या नहीं, बिकॉज मुझे इतने एविडेंस मिले ही नहीं कि मैं एक आपको आंसर दे दूँ येस और नो। मैं नहीं दे सकता आपको आंसर, आई हैव नॉट गॉट द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एविडेंस और द रिक्वायर्ड वन, मुझे नहीं मिला है। तो इसमें जो होती है अश्योरेंस वो बहुत ही मॉडरेट होती है, या लोअर कॉन्फिडेंस देती है आपको, बहुत कॉन्फिडेंस नहीं देगी आपको। वेर एज रीजनेबल अश्योरेंस जो है आपको बिल्कुल बता देगी हाँ या ना, करना है या नहीं करना। ओके, तो लिमिटेड वाली जो है टाइम उसमें लगता है, प्रोसीजर्स जो उसमें होते हैं ना वो आपके इंक्वायरी होता है, एनालिटिकल प्रोसीजर होता है, नेगेटिव ओपिनियन आपको मिलेगा क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस को गिराएगा। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, रीजनेबल अश्योरेंस इट इज़ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस जो आपको बिल्कुल श्योरिटी काफ़ी ज़्यादा दे देगा, श्योरिटी इन विच द प्रैक्टिशनर इवैल्यूएट्स द सब्जेक्ट मैटर इन ग्रेटर डिटेल विद मैक्सिमम प्रोसीजर एंड बिगिन being himself more confident which give positive report। तो इससे आपको क्या मिलेगी, कॉन्फिडेंस है तो पॉजिटिव रिपोर्ट मिल रही है, हाई एश्योरेंस है, डिटेल टेस्टिंग है, ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा प्रोसीजर्स है। वेराज सब कुछ ऑपोजिट है लिमिटेड एश्योरेंस में। इसमें कम से कम लेवल ऑफ एश्योरेंस है इन विच द प्रैक्टिशनर इवैल्यूएट्स द सब्जेक्ट मैटर इन लेस डिटेल विद लिमिटेड प्रोसीजर्स नॉर्मली। जैसे कि इंक्वायरी कर ली, थोड़ी सी एनालाइज कर लिया कि कुछ अनयूजुअल सा तो नहीं है, कुछ अब नॉर्मल तो नहीं दिख रहा मुझे एफएस में, और कंक्लूजन दे देगा कि मेरे को ऐसा कुछ दिखा नहीं है तो मैं नहीं बता सकता कि ट्रू और फेयर है या नहीं। तो क्योंकि ज़्यादा टेस्टिंग हुई नहीं तो कैसे बताएगा। ओके, नाउ we're done with the assurance part. We are now on to audit. We know what audit is, but we don't know there are two types of audit, external audit and internal audit. This is very important. Talking about external audit कौन होता है, independent, एक independent person जिसको एक्सपीरियंस है, जो एग्जामिन करता है एफएस को, एक एंटिटी के, एक क्लाइंट कंपनी के, ताकि वो एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके जिससे अश्योरेंस मिलेगी। वेदर ओपिनियन किस बेस पे होगा, वेदर द प्रिपेयर्ड दे आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स, जैसे कि पूरे प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो करे हैं, नहीं फॉलो करे, क्राइटेरिया कहीं छूट तो नहीं गया, कंपनी ने कोई क्राइटेरिया तो नहीं छोड़ा, क्राइटेरिया रेफर्स टू स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें एक्सटर्नल ऑडिटर क्या कर रहा है, चेक कर रहा है एफएस को क्राइटेरिया के बेसिस पे, सैम्पल बेसिस पे, और सिर्फ मटीरियल ट्रांजैक्शन को चेक कर रहा है। जैसे कि अभी तक हमने जितना भी ऑडिट के बारे में पढ़ा है वो सारा एक्सटर्नल ऑडिट था, डिफरेंस आपको इंटरनल में दिखेगा। तो एक्सटर्नल ऑडिट क्या हुआ कि आपने मटीरियल ट्रांजैक्शन को चेक किया, सैम्पल बेसिस पे चेक किया, पूरा नहीं चेक करेंगे, और क्राइटेरिया चेक कर रहे हैं, फ्रॉड डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं हम, क्राइटेरिया चेक कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं दे रहे, ओपिनियन दे रहे हैं, जिससे आपको रीजनेबल और पॉजिटिव रिपोर्ट मिलती है। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिट है भाई, हमने अभी तक सिर्फ यही मिला कि हमें एक मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड रिपोर्ट मिलेगी, जिसमें हमें या तो डिस्क्लेमर के चांसेस कम ही रहते हैं, हमें या तो फिर एक एडवर्स मिल जाएगी कि बिल्कुल नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं कि क्वालिफाइड होगी कि इनको छोड़ के ट्रू और फेयर है। अच्छा, अब रोल क्या एक्सटर्नल ऑडिट का, कि आपकी डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस को बढ़ाए। अब डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, रीजनेबल एश्योरेंस के थ्रू ना, ऑफ कोर्स डिटेल टेस्टिंग होगी, प्रॉपर टेस्टिंग होती है, जैसे होगी जैसे होती है वैसे होगी, सॉरी। So, to enhance the degree of confidence of users, of intended users in the subject matter, there is FS. I would really recommend you to use the key terms, the keywords. Instead of FS, to use the subject matter. Instead of shareholders, to use the intended users. और बार बार वही वर्ड मत यूज़ करना, चेंज भी करना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हाउ द क्वेश्चन के हिसाब से चलो, जितना कस्टमाइज रखोगे, मॉडिफिकेशंस करते रहोगे, एग्जामिनर वुड थिंक कि हाँ इसे पता है कि कैसे कैसे कहाँ क्वेश्चन में आपको वर्क करना है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट रोल्स में, कि उसका मेन काम है कि वो एक ओपिनियन दे, अश्योरेंस दे, श्योरिटी दे, गारंटी ना दे। किस चीज़ पे होगा ये सब कुछ, कि जो सब्जेक्ट मैटर है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो शो कर रही है ट्रू और फेयर व्यू या नहीं कर रही है, इस बेस पे। तो दो रोल हो गए, पहला कॉन्फिडेंस एनहांस करना, दूसरा ओपिनियन एक्सप्रेस करना। किससे रिलेटेड एक्सप्रेस करना, सब्जेक्ट मैटर से। ना अगर हम एक्सटर्नल ऑडिट की डेवलपमेंट की बात करें, हमने अश्योरेंस की बात करी थी कि अश्योरेंस की क्यों नीड पड़ जाती है, या फिर कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें आई मार्केट में या आज के जनरेशन में जिसकी वजह से अश्योरेंस की नीड बढ़ी। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से एक्सटर्नल ऑडिट की नीड पड़ी, पहले इंटरनल ही चल रहा था। तो ये स्टार्ट हुआ एक्सटर्नल ऑडिट 19th सेंचुरी में, फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर। पहले जो फोकस था इसका फ्रॉड पर था, लेकिन अब ये मेनली इंडिपेंडेंट अश्योरेंस प्रोवाइड करता है शेयर होल्डर्स को। फ्रॉड और एरर तो वो बता ही रहा है, मतलब डिटेक्ट नहीं करता, बट अगर पता लग जाता है तो वो बता देता है।
मेन काम क्या है? मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो वो बताएगा, चेक करेगा क्राइटेरिया को, क्राइटेरिया की एप्लीकेशन, और आपको अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन स्टीवर्ड्स। स्टीवर्ड्स कौन है? जितने अच्छे वर्ड्स यूज़ करो। स्टीवर्ड्स से बताया था केयरटेकर। केयरटेकर कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट। आपको आज, पहले वो क्या कर रहा था? फ्रॉड और एरर डिटेक्ट कर रहा था। डिटेक्ट नहीं, सॉरी, पहले का फोकस था 19th सेंचुरी में बेसिकली डेवलपमेंट में ना, क्या है कि पहले वो क्या होता था एक्सटर्नल ऑडिट में, और अब क्या होता है। तो पहले 19th सेंचुरी में फ्रॉड और एरर पे देखते थे फोकस मेनली, शेयर होल्डर्स को फ्रॉड और एरर के बारे में बताते थे। अब बताते हैं कि भाई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं, एंड उनको ना क्या हो रहा है, अश्योरेंस दी जा रही है। मेन काम क्या है? अश्योरेंस दे रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोवाइड्स अकाउंटेबिलिटी बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड स्टीवर्ड्स एंड अश्योरेंस विद रेलेवेंस। तो उन्होंने अश्योरेंस दे दी रिलेवेंसी के साथ। ओके, कमिंग ऑन टू इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट है, ऑब्जेक्टिव अश्योरेंस है। कंसल्ट कर रहे हो आप एक एक्टिविटी को, डिज़ाइन टू ऐड वैल्यू, इम्प्रूव एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस, और हेल्प कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके एम को, उसके गोल्स को अकम्प्लिश करने में। कैसे? by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve effectiveness of risk management, control and governance process. हो वही रहा है सब कुछ, प्रोसेस वही है ऑडिट का। तो फ़र्क कहाँ आता है कि ये इंटरनल है, कंपनी के अंदर ही है, बाहर से नहीं आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, पहले कहाँ थे, ग्रोथ कैसे हुई थी। तो पहले तो इनकी जो इंटरनल ऑडिट था ना, 19th में ही स्टार्ट हुआ, 19th सेंचुरी में। ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनती जा रही थी। तो पहले स्टार्टिंग में तो इनका रूटीन था कि ये चेक करते थे सिक्योरिटी, फ्रॉड, कंप्लाइंस, वही बात, ठीक है। लेटर जब एनालिसिस ब्रॉड हुई, इवैल्यूएशन हुए, फिर एडवाइजरी आई, बाद में इन्होंने एनालाइज करना स्टार्ट किया, एडवाइसेस देना स्टार्ट करी कि आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे मत करो, आपको आगे फ्यूचर में ये हो सकता है, वो फोरकास्ट करने लगे, ठीक है। नाउ अब जो है इनका एक्सपैंडेड रोल है बेसिकली। समटाइम्स लॉ रेगुलेशन या वॉलंटरीली भी करते हैं, खुद से भी करते हैं। कई बार तो लॉ कहता है कि आप करके दो, और कई बार अपनी मर्जी से करते हैं, जिससे ये गवर्नेंस नीड को पूरा करते हैं। अच्छा, एक नोट है, इन द जुरिसडिक्शन इन द लॉ वेयर अ कॉर्पोरेशन ऑपरेट्स, कंपनी लॉ मैंडेट्स स्टैट्यूटरी ऑडिट। अगर जुरिसडिक्शन के अकॉर्डिंग अगर एक कंपनी ऑपरेट करती है तो कंपनी लॉ उसे मैंडेटरी कर देता है कि आप इंटरनल ऑडिट नहीं, एक्सटर्नल ऑडिट ही कराओगे, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिट एक ज़्यादा रिलायबल सोर्स है। तो अगर हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली बात कर रहे हैं, एक कोई भी कंपनी जुरिसडिक्शन के अकॉर्डिंग अगर वो ऑपरेट कर रही है, वेयर अ कॉर्पोरेशन ऑपरेट्स, कंपनी लॉ से मैंडेटरी कर देता है कि आप एक्सटर्नल ऑडिट ही कराओगे। एक्सटर्नल ऑडिट का दूसरा नाम याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द की टर्म फॉर एक्सटर्नल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू दैट इफ़ यू आर अ कंपनी। अब बात करते हैं ऑडिटर की रिपोर्ट। ऑडिटर की रिपोर्ट जो होती है क्या बताती है? ओपिनियन दे रही है ना आपको। तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑडिटर्स वर्क, और रिटन कम्युनिकेशन टू द शेयर होल्डर। एक रिटन कम्युनिकेशन मतलब अपनी रिटन लाइन में उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया कि ऐसे ऐसे मुझे चीज़ें पता लगी और ये मेरा ओपिनियन है। तो एक ऐसी रिटन रिपोर्ट जिसमें हमने एक लाइन में चीज़ें बताई हैं, या 2 से 4 लाइन भी बोल दो, तो एक ऐसा प्रोडक्ट है ये ऑडिटर के काम का, जिसमें वो रिटन वे में या रिटन फॉर्मेट में कम्युनिकेट करता है शेयर होल्डर से, और चीज़ों को बताता है, एक्सप्लेन करता है, जिससे कॉन्फिडेंस एनहांस होता है इंटेंडेड यूज़र का। बार बार वही चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें याद हो। इट इज़ प्रोवाइडेड टू प्रेजेंट द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट एन ऑडिट एंटेल्स, दैट इज़ ये क्यों दी जा रही है आपको, ताकि पता लगे कि ऑडिट करता क्या है। इससे क्या हो रहा है, एक ऑडिट रिपोर्ट में क्या हो रहा है, ओपिनियन मिल रहा है, बेसिस फॉर ओपिनियन है, की ऑडिट मैटर्स हैं, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं ऑडिट में। ऑडिट रिपोर्ट की नहीं बात है ना, ऑडिट की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो अब अगर हम ऑडिट रिपोर्ट की बात करते हैं, तो ऑडिट रिपोर्ट आपकी एफएस की क्रेडिबिलिटी को, उसकी ट्रस्ट वर्दीनेस, उसकी रेलेवेंसी को एनहांस करता है। अच्छा, अगर हम बात करें, रिपोर्ट भी 2 तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। जो पॉजिटिव रिपोर्ट होती है वो आपको श्योरिटी देती है, कॉन्फिडेंस को एनहांस करती है, नाम से पता लग रहा है। इन आर ओपिनियन, जब ऐसा बोले ऑडिटर कि इन आर ओपिनियन द सब्जेक्ट मैटर गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, इन आर ओपिनियन सब्जेक्ट मैटर डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी कि आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया, या तो आर या पार, नहीं दे रहा है या दे रहा है, ठीक है, ट्रू फेयर व्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है, दैट इज आपको पॉजिटिव दे रहा है, बिल्कुल भी ऐसे बीच में अटका के नहीं रख दिया है कि हमें नहीं समझ आ रहा। जब वो बोले हमें नहीं समझ आ रहा, nothing has come to our attention which causes us to believe that subject matter is not true and fair, हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे हम ये कह सके कि रिपोर्ट ट्रू और फेयर नहीं है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि रिपोर्ट ट्रू और फेयर है, क्योंकि हमें ऐसा भी तो कुछ नहीं मिला ना जो ये बोले कि ट्रू और फेयर है। तो अगर मुझे ऐसे एविडेंस लैक ऑफ एविडेंस है, तो ये मेरी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि मुझे वो श्योरिटी और कॉन्फिडेंस एनहांसमेंट नहीं हो रही है ना।
कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, सो इट्स लाइक हम पहले बात करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या जो एक कंपनी है उसका मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक ही बात है, उनका क्या काम होता है, वो करते क्या है। तो पहली चीज़ तो हमें एक ही बात पता है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, दैट दे प्रिपेयर, दे प्रेजेंट द FS, नॉट ओनली द FS बट द फेयर, द ट्रू एंड फेयर FS। तो उनका काम क्या है, उनका काम ही यही है कि वो जो FS जो है वो शो कर रहे हैं, जो प्रेजेंट कर रहे हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट शुड बी, मस्ट बी ट्रू एंड फेयर। इफ इट इज़ नॉट, तो वो एथिकल वे में नहीं फॉलो कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। ओके, नेक्स्ट जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सिलेक्ट करे, अप्लाई करे एक अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एस्टिमेट को, कि कौन सा एस्टिमेट हमको फॉलो करना है। यानी कि डिप्रिसिएशन मान लो अगर, तो डिप्रिसिएशन हमें SLM मेथड से करना है या फिर WDV से करना है या कैसे करना है, या फिर गुडविल कैलकुलेट करनी है तो हम किस मेथड से जाएंगे, वेटेड एवरेज से जाएंगे, सिर्फ एवरेज करेंगे, या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के थ्रू करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। एस्टिमेट है कि जिससे जो हम निकाल रहे हैं, जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, उससे हमारा एस्टिमेट में डिफरेंस आ सकता है। तो एक काम, उनका मेन जो काम है वो है FS को प्रिपेयर करना, जो कि ट्रू और फेयर व्यू दे। अब ये बनाएंगे तो उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें भी उन्हें सिलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे कि पहला कि उन्हें सिलेक्ट करना पड़ता है अकाउंटिंग एस्टिमेट को जो कि अप्रोप्रिएट हो, और उन्हें अप्लाई भी करना है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की जो मेथड उन्होंने सिलेक्ट कर लिए, उनको एक्चुअली एस्टिमेट करना जो कि उन सर्कमस्टांसेस में रीजनेबल हो। दैट मीन्स पहला काम FS बनाया, दूसरा काम अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एस्टिमेट आपने सेलेक्ट करे, तीसरा काम जो आपने सेलेक्ट करा है तो मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स दैट आर रीजनेबल इन दी सर्कमस्टांसेस। अब आप उन एस्टिमेट्स को करोगे, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, ये लिखी जाती हैं ऑडिटर रिपोर्ट में। द एंगेजमेंट लेटर कहाँ लिखी जाती हैं, जो ये बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोर्ड की बोल रही मैं, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। जो बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहाँ लिखी जाती है, ऑडिटर की रिपोर्ट में लिखी जाती है। जब ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उनके बीच में, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी जाती है फ्रॉम डायरेक्टर्स टू ऑडिटर्स। ओके, नाउ हम बात करते हैं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ऑडिटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट एंड फॉर व्हाट नॉट, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये चीज़ें इंक्लूड करती है। हमें पता है, हम बेसिक जनरल वर्ड्स में लिख सकते हैं कि हम इतना जान चुके हैं ऑडिटर और ऑडिटर के बारे में। पहली चीज़, ऑडिटर का काम होता है ओपिनियन देना, अश्योरेंस देना, किसको, शेयर होल्डर्स को, इंटेंडेड यूज़र को। दूसरा काम, उसका क्या काम नहीं है या उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जो FS का जो फॉर्म और कंटेंट है वो ट्रू और फेयर है या नहीं है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ऑडिटर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल और नॉट प्रोवाइड द गारंटी ऑफ व्हाट द FS इज, वेदर इट प्रोवाइड्स ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। और इसका काम क्या होता है कि वो ऑडिट प्रोसेस को कंडक्ट करे विद एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। दैट मीन्स जब भी ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, अगर मैं एक ऑडिटर हूँ और मैं ऑडिटिंग कर रही हूँ, तो मैं ऐसे नहीं करूँगी कि यार ये लिखा हुआ है, अच्छा हाँ ठीक ही होगा। नो, I would not trust the thing. I would rather verify it following all the procedure that are mentioned in the ACCA. तो मेरे को सारी चीज़ों को करना है, और मेरा माइंड कैसा होना चाहिए उस टाइम पे करते हुए, इज़ व्हाट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज। मीन्स आई मस्ट हैव एटीट्यूड। कैसा एटीट्यूड, कि मैं क्वेश्चन करूँ, मैं अलर्ट रहूँ, मैं अपने आप से क्वेश्चन करूँ, मैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्वेश्चन करूँ, क्या ये जो लिखा है वो सही है। द मटेरियल स्टेटमेंट मस्ट बी वेरीफाइड प्रॉपरली. An auditor must have the questioning mind. He should be alert or she should be alert to the condition which may indicate possible misstatement. अगर आपको कुछ भी unusual लग रहा है तो आप उसे investigate करो, compare करो, question करो, alert रहो. Is what professional skepticism is. The auditor should conduct audit with an attitude of professional skepticism, recognizing that circumstances may exist. ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे circumstances हों जो आपको material misstatement दिखा दे, जो कि FS में हो सकती है. ओके